नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून के बाद प्रदेश सरकार जल्द ही 3 और मेडिकल कॉलेजों में भी कोविड संक्रमित सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब स्थापित करेगी। इसके लिए एनसीडीसी दिल्ली से पंजीकरण की अनुमति मांगी है। इसके अलावा बूस्टर डोज लगाने के लिए केंद्र सरकार से 3 लाख कोविड वैक्सीन की भी मांग की गई है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने बताया कि राज्य में मेडिकल कॉलेज जिसमें देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी और अल्मोड़ा में प्रतिदिन 11,000 से ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्टिंग की क्षमता है, जबकि इन मेडिकल कॉलेज में स्थापित जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में हर महीने 2,000 से ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग की क्षमता है। जीनोम सीक्वेंसिंग का कार्य होता है। जल्दी ही अल्मोड़ा और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज भी इस पे शुरू कर देंगे। अल्मोड़ा तो लगभग तैयार है। श्रीनगर से बात हो रही है, तो ये हमारे मेडिकल कॉलेज भी इस पर काम कर रहे हैं और जैसे ही उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है वहां पर भी जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हो जाएगी। उधर देहरादून सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वराज, सुशासन, सरलीकरण और समाधान के संबंध में अनुभाग अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने कहा कि सचिवालय प्रदेश का दर्पण है, यहीं से प्रदेश की दशा, दिशा एवं व्यवस्थाओं की नीति का निर्धारण होता है। अनुभाग अधिकारी सचिवालय की महत्वपूर्ण कड़ी में शामिल होते हैं। चर्चा के दौरान अनुभाग अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सुझाव भी सामने रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय में नई कार्य संस्कृति से कार्य हो, कार्यों के सफल संचालन के लिए अनुभागों में हर संभव सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अनुभागों में इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए पत्रावलियों पर सकारात्मक नोटिंग हो। सचिवालय से लोगों को बहुत अपेक्षाएं होती हैं। पत्रावलियों पर सबके दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं। इसके निस्तारण के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण से हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। जनहित से जुड़ी किसी भी पत्रावली पर जब सकारात्मक निस्तारण होता है तो इसका लाभ समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठे लोगों को पहुंचता है। सीएम ने कहा कि समाज के इन अंतिम पंक्ति के लोगों को ध्यान में रखते हुए कार्यों को बढ़ाना होगा। वहीं उत्तराखंड सचिवालय सेवा और सचिवालय में तैनात अफसर भी अब फील्ड में दिखाई देंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सचिवालय स्तर के अफसरों, अनुभाग अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी सहमति दी। सुशासन और पारदर्शी कामकाजों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खास फोकस रहा। इसी कड़ी में सीएम धामी के सामने कई अनुभाग अधिकारियों ने अपनी समस्याओं को भी रखा। आज अनुभाग अधिकारी और अनुसचिव से लेकर अपर सचिव तक के स्तर के अधिकारियों की 2 अलग अलग हम लोगों ने बैठकें करी हैं और उनके सबके सुझाव भी लिए हैं। कैसे उनकी अधिक से अधिक उपयुक्तता हो सकती है, कैसे वो शासन में पत्रावलियों को समय से उनका निस्तारण हो, उनका समाधान हो, उनका सरलीकरण हो। इन सब पर चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक बैठक रही है, क्योंकि प्रदेश के विकास में गति देने में, प्रदेश की उन्नति में, प्रदेश की प्रगति में इन अनुभाग अधिकारियों से लेकर अनुसचिव और हमारे अपर सचिव तक के स्तर के अधिकारी कहीं पर नोडल के रूप में रहते हैं, कहीं पर अन्य भूमिकाओं में रहते हैं। तो उन सभी को हमने यह भी कहा है कि एक तो समय समय पर उनकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के साथ साथ फील्ड पर भी जहां उनकी उपयुक्तता होगी या जिस विभाग से संबंधित वो यहां से शासनादेश करते उनको मौके पर भी जाकर देखेंगे, जिससे कि जो शासनादेश हुए हैं, जो यहां से धनराशि अवमुक्त हुई है, वो ठीक प्रकार से लग रही है कि नहीं लग रही है, ठीक प्रकार से उसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
वहीं गदरपुर के महातोष मछली बाजार में आज तहसील प्रशासन और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि लगातार शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग खुले में मीट मछली का व्यापार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए खुले में दुकानों पर प्रतिबंधित मांस और मछली बेचने वाले व्यापारियों को चेतावनी दी। साथ ही कहा कि अगर कोई दुकानदार बाजार में खुले में मांस, मीट, मुर्गा की बिक्री करते पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये यहाँ पर जो है मतोष मोड़ में जो है अवैध मीट, मुर्गा, मच्छी खुले मार्केट में बेचने की शिकायत प्राप्त हो रही थी बार बार, जिसके लिए आज जो है फूड सप्लाई इंस्पेक्टर को भी बुलाया गया था। उनके साथ जो है संयुक्त निरीक्षण किया गया और उसमें जो भी इस प्रकार से खुले में मीट बेचते पाया गया उसको चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया कि आज की मोहलत दी जाती है, कल के बाद खुले में कोई मीट नहीं बेचेंगे। उधर बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी की देखरेख में मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। मॉकड्रिल के दौरान स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से लाए गए मरीज की कोरोना की जांच की और उसे अस्पताल में भर्ती कराकर उसका इलाज शुरू कर दिया। बता दें कि देश भर में एक बार फिर से तेजी से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट के निर्देश पर और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे आज यहाँ सीएससी बाजपुर में कोविड-19 की जो इस समय की लहर चल रही है उसको दृष्टिगत रखते हुए कि क्या हमारे पास तैयारियां हैं हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन सिलेंडर और जो बेड्स वगैरह हैं, उसको लेके मॉक ड्रिल का आयोजन अभी 11 बजे किया गया। हमारे यहाँ जो सीएमएस हैं डॉक्टर माथुर जी हैं और उनकी पूरी टीम है। मालूम है पूरे भारत में भारत सरकार के निर्देशों में सभी जगह पूरे भारत में से मॉक ड्रिल करी जा रही है। जिससे मालूम है कोविड-19 का दोबारा सा प्रकोप चाइना के माध्यम जापान कई कंट्रीज में आ गया है, हमारे यहाँ भी इसमें दस्तक दे दी है। उसकी दिशा उसी क्रम में हमारे यहाँ भी मॉक ड्रिल करी जा रही है कि हमारी तैयारियां कैसी हैं। उसी क्रम में जिलाधिकारी उधम सिंह नगर, उप जिलाधिकारी मिस्टर तिवारी के ऑब्जर्वेशन में अभी हमें मॉक ड्रिल करी है, जिसमें सीएमओ ऑफिस से भी 2 हमारे डॉक्टर्स आए हैं। तो हमने एक डमी करके एक मरीज को हमने कैसे ले आना है, कैसे उसको आइसोलेशन में रखना है, कैसे उसको ऑब्जर्वेशन रखना है, कैसे रैपिड टेस्ट कराना है। खबर चमोली से है, जहां पर जोशीमठ में जिलाधिकारी ने हिमांशु खुराना इलाके का उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही भूस्खलन की समस्या को लेकर सिंचाई विभाग को ड्रेनेज प्लान के लिए जल्द डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही मारवाड़ी पुल से विष्णुप्रयाग तक करीब 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में नदी से हो रहा भूकटाव की रोकथाम के लिए सुरक्षा दीवार के निर्माण के लिए आपद न्यूनीकरण में प्रस्ताव उपलब्ध करने को कहा। जोशीमठ नगर में हाल ही में हुए भूस्खलन और मकानों में आई दरारों की गंभीर समस्या पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। जोशीमठ नगर क्षेत्र में जो भूधसाव के इंसिडेंट संज्ञान में आ रहे थे, तो उसको देखते हुए नगर पालिका क्षेत्र में जो मनोहर बाग वार्ड है, तो उसके हमारे कुछ घर हैं जो उनका निरीक्षण किया और किसी का घर है, किसी का मकान है। तो उसमें देखा कि कई जगह पर दरारें आई हुई हैं, कई खेतों में भी कुछ क्रैक्स आए। तो उसमें शासन के द्वारा जो कमेटी थी उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन उसमें किया है। तो उसके क्रम में एक रिकमेंडेशन उसका ये है कि एक विस्तृत एक जो सीवरेज प्लान बनाने की सीवरेज और ड्रेनेज प्लान बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ड्रेनेज की कमी होने की वजह से कि मेजर कारण बताया जा रहा है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार में प्रशासन की लाख सख्ती के बाद भी प्रतिबंधित दवाएं धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने सिडकुल थाना क्षेत्र के रवली स्थित एक मेडिकल स्टोर में छापेमारी करते हुए नशीली दवाओं की बिक्री पकड़ी और इसके साथ ही छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट भी नहीं मिला। बड़ी अनियमितता मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया।
नारकोटिक दवाइयां ली गई हैं और मेरे द्वारा वो दवाई चेक की गई हैं जो कि नारकोटिक हैं, अल्प्राजोलाम है। और जिस लड़के ने वो खरीदी है वो अभी जो है 17-18 इयर्स का है और वो इस वक्त सही बता पाने की भी कंडीशन में नहीं है, बट उसके द्वारा बताया गया है कि इस मेडिकल स्टोर से ली गई है। और मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे मेडिकल स्टोर पे ना फार्मासिस्ट है ना मालिक है, कोई और द्वारा इसको चलाया जा रहा है और फिलहाल मेरे द्वारा इस मेडिकल स्टोर को बंद कराया जा रहा है। दिनेशपुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बता दें कि पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 293 कछुओं को बरामद किया है। पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 3 आरोपियों को पकड़ा, लेकिन मौके का फायदा उठाकर एक आरोपी फरार हो गया। बता दें कि आरोपी कछुआ बेचने के लिए उत्तर प्रदेश के एटा मैनपुरी से कछुओं को लेके जा रहे थे। वहीं मामले में फरार हुए एक अभियुक्त को पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पकड़े गए कछुए की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। दिनेशपुर पुलिस को एक बहुत ही बेहतरीन सफलता मिली है, जिसमें वन्यजीव तस्करी की जो अपराध है उसके ऊपर प्रहार करते हुए इन्होंने उत्तराखंड के इतिहास में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ जो कछुए है, एक एंडेंजर्ड प्रजाति का 293 कछुए कुल मिला के ये बरामद हुए हैं। ये मुखबिर के इनपुट पर काम हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे बाय में ब्लैक कलर XUV 500 में ये तस्करी हो रहा था। इसके चेकिंग के दौरान पकड़ा गया और उसमें 6 बोरियों में कुल मिला के 6 बोरियों में 293 कछुओं को बरामद हुए हैं। उसमें 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं और तीसरा जो है फरार हो गया है। इसकी पकड़ दकड़ जारी है। टिहरी स्पोर्ट्स कप का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं। धैर्य, अनुशासन व समूह में जो कार्य करने की प्रेरणा है वो खेलों से हमें मिलती है। खेलों में जब हम गिरते हैं, उठते हैं, पीछे रह जाते हैं, फिर आगे आते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, ये जीवन जीने की एक कला भी, जीवन में आगे बढ़ने की कला भी, जीवन में सामने बनाने की कला भी, जीवन में समन्वय बनाने का, जीवन में संतुलन बनाने का, ये सारा माध्यम हमको खेल के माध्यम से प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समृद्ध खेल संस्कृति का विकास हो रहा है, जिसका प्रमाण हाल के दिनों में हमारे खिलाड़ियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल का कोई भी मैदान हो, खेल की कोई भी प्रतियोगिता हो, हर प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से लोहा मनवाया है। भारत के तिरंगे को हर खेल के मैदान में फहराने का काम किया है, क्योंकि इसके पीछे उधर राजधानी देहरादून की प्रमुख सड़कों पर बिजली के खंभों पर लटकते हुए तार परेशानी का सबब बने हुए हैं, जिसको लेकर स्मार्ट सिटी की सीईओ सोनिका ने बताया कि डिपार्टमेंट की तरफ से इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो तार शहर की प्रमुख सड़कों पर लटके हुए हैं उनको भूमिगत करने का काम डिपार्टमेंट की तरफ से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। सोनिका ने बताया कि इसके लिए टेंडर जारी हो चुके हैं और जल्द ही इनको भूमिगत कर दिया जाएगा। डिपार्टमेंट अपने लेवल पे इस पे कार्य कर रहा है कि जो तार लटके हुए हैं उनको भूमिगत कर दिया जाए। बाकी कुछ रोड स्मार्ट सिटी का पार्ट, जो रोड स्मार्ट सिटी का पार्ट है, उसमें स्मार्ट सिटी के लेवल पे कार्यवाही चल रही है और टेंडर हो गए हैं और होपफुली उसमें भी काम चालू है। उधर चंपावत में उत्तराखंड रोडवेज मृतक आश्रितों का हौसला ठंड की वजह से पस्त पड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लगातार 6 दिनों से जारी धरना प्रदर्शन की सुध अभी तक प्रशासन की ओर से नहीं ली गई है। संगठन लगातार अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर उत्तराखंड सरकार से गुहार लगा रहा है। वहीं अब रोडवेज मृतक आश्रय का संगठन अध्यक्ष गौरव शर्मा ने सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं करेगी तो संगठन की नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे।
हमारा धरना प्रदर्शन 22 दिसंबर से शुरू हो गया था और हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हमने इसकी सूचना भी लिखित तौर पे शासन प्रशासन को दे दी थी और आज धरने का 6वां दिन हो गया, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से अभी भी हमारी कोई सुध नहीं ली गई। और मजे की बात तो मैं ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय हमारे टनकपुर में होने के बावजूद और हमारे माननीय विधायक, हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे माननीय विधायक होने के बावजूद हमारी इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज किया जा रहा है। जब से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है तब से लेकर अब तक पूरे उत्तराखंड में जितनी गाड़ियों को सीज किया गया है या जितनी लावारिस गाड़ियां मिली हैं और जितनी भी आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त गाड़ियां मिली हैं, उन सभी गाड़ियों को अब तक उत्तराखंड के थानों में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन अब जल्द ही इस पर उत्तराखंड शासन की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। देहरादून के एसपी ट्रैफिक अक्षय ने बताया कि थानों के अंदर नीलामी के लिए जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं वह समस्या है और यह पूरे उत्तराखंड ही नहीं देश की स्थिति है। उन्होंने बताया कि पिछले महीने मुख्य सचिव एवं डीजीपी के द्वारा अभियान चलाया गया था। उन्होंने कहा कि इस अभियान में जब कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई को गति देने की कोशिश की गई है तब देखने में आया है कि गाड़ियां ज्यादा सीज की गई हैं। उन्होंने बताया कि इस समय यह प्रावधान है कि यदि हम कोई गाड़ी सीज करते हैं तो उसके लिए हमें सिविल अदालत से मंजूरी लेनी होती है कि हमें यह गाड़ी नीलाम करनी है। अरे ये बात सही है। ये सिचुएशन सिर्फ देहरादून की नहीं, ये पूरे उत्तराखंड और पूरे भारत में है और एक बहुत बड़ा इशू है। पिछले महीने चीफ सेक्रेटरी लेवल से भी इसका अभियान चलाया गया था, डीजी सर द्वारा भी अभियान चला गया था। इसमें जब कार्रवाई बढ़ती है, जैसे ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्रवाई बढ़ाई गई तो गाड़ियां सीज ज्यादा होती है और गाड़ियों का कंपाइलेशन ज्यादा होता है। इसमें प्रावधान ये है, कोई भी गाड़ी अगर हम सीज करते हैं तो उसमें हम सिविल कोर्ट से हमें परमिशन लेनी पड़ती है कि ये गाड़ियां हम नीलाम करना चाह रहे हैं। उधर टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा में खराब गुणवत्ता के कार्य की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसके बाद जिम्मेदार अधिकारी और मंत्री ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। ऐसी कुछ तस्वीरें देवप्रयाग विधानसभा से भी सामने आ रही हैं, जहां 1 दर्जन गांव को जोड़ने वाली बदहाल तल्या मंडल मुखंडी मोटर मार्ग पर पेंटिंग और सड़क पर हुए गड्ढों को भरने का कार्य किया जाना था, लेकिन ठेकेदारों ने कुछ ही गड्ढों को भरकर काम खत्म कर दिया। आलम यह है कि 2 महीने बीत जाने के बाद भी सड़क की हालत पहले से और भी ज्यादा बदतर हो चुकी है और सड़क पर एक बार फिर दुर्घटना की संभावना बढ़ चुकी है। पैच मरम्मत का किया गया, डामरीकरण करने थे, जो भी गड्ढे थे उनको भरने का काम किया था। कुछ पैसे उखड़ गए हुए तो अभी हमने ठेकेदार को बता के वो जैसे मौसम सही हो उसको सही करवा देंगे। उन पैचों को जो उखड़ रखे हैं उनको, वैसे ज्यादा तो उखड़े है नहीं, जो पुराने थे वो उखड़ रखे होंगे। नहीं, अगर उस कार्रवाई होगी जो भी होगा, वीडियोज भी वायरल हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी होगा, अगर किसी भी संबंधित उसको मैंने कहा गुणवत्ता में कहीं उससे जो भी संबंधित अधिकारी उसको कार्रवाई करूंगा। कहीं न कहीं इस तरह से कि जनता का पैसा का क्षेत्र, मैंने आपसे कहा कोई भी किसी चीज का दुरुपयोग करेगा उसे दंडित होना पड़ेगा। 31 और न्यू ईयर को लेकर सरोवर नगरी नैनीताल समेत जिले के विभिन्न पर्यटक स्थलों में देश विदेश से लाखों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। लिहाजा पुलिस के लिए यातायात व्यवस्था सुचारू करना और पर्यटकों की सहूलियत के लिए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इसी वजह से पुलिस ने न्यू ईयर के 5 दिन पहले ही पूरा ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है, जिसे सार्वजनिक किया गया। एसपी यातायात डॉक्टर जगदीश चंद्र का कहना है कि नैनीताल पुलिस ने पर्यटकों की सहूलियत के लिए अलग अलग यातायात प्लान बनाए हैं, जिसे नैनीताल पुलिस के सोशल मीडिया पेज पर भी शेयर किया गया है। और अत्यधिक दबाव की स्थिति में बरेली रोड रुद्रपुर की ओर से आने वाले वाहनों को कालाढूंगी रोड से होते हुए नैनीताल की ओर को भेजा जाएगा।
ये डिटेल प्लान हम सोशल मीडिया पे डाल चुके हैं, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा रहे हैं। सभी से अनुरोध है जो भी नैनीताल इस समय आ रहे हों इस ट्रैफिक प्लान का अध्ययन जरूर कर लें और किसी भी असुविधा से बचें। साथ में ये भी अनुरोध करना है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी और अन्य पुलिसकर्मी इस ड्यूटी के लिए काफी संख्या में लगे होंगे, कृपया उनका सहयोग करें, उनके साथ अनावश्यक बहस ना करें। आपकी सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए नैनीताल पुलिस लगातार ड्यूटीरत है। काशीपुर में बीते 24 दिसंबर की रात को कुछ अज्ञात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए लाखों के आभूषण समेत नकदी पर हाथ साफ कर लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जरूरी जानकारी जुटाई, लेकिन पुलिस अभी तक चोरों का खुलासा करने में नाकामयाब साबित हो रही है। वहीं पीड़ित ने घटना की पुलिस को तहरीर भी सौंप दी है। बता दें कि बीती 24 दिसंबर को मोहल्ला थाना शाबिक निवासी समा परवीन अपनी मां के घर गई थी। जब सुबह उसका बेटा घर पर कपड़े बदलने आया तो उसने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीओ वंदना वर्मा ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का जायजा लिया और घटना की बारीकी से जांच की, लेकिन अभी तक पुलिस चोरों का पता लगाने में पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हो रही है। ये 23/24 की संभवतः रात को ये घटना हुई थी, जिसमें सूचना मिलते ही तत्काल हमारी क्षेत्र अधिकारी मौके पर टीम के साथ पहुंची थी और उन्होंने उस चीज को देखा भी था। चूंकि सब ज्वाइंट फैमिली है और एक दूसरे से इनका छत लगा हुआ है, ऊपर से जो महिला है जो वहां पे अकेली रहती हैं और उनके वहां जीना भी नहीं है, तो चूंकि मौके पर सीसीटीवी कैमरा और अन्य चीजें नहीं मिली हैं, तो मैनुअली और जो हमारे इन्फॉर्मर हैं उनके उस पर हम इसमें कर रहे हैं। जो भी इसमें हमें न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बड़ी संख्या में इस बार दूसरे प्रदेशों के पर्यटक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। बात कालागढ़ टाइगर रिजर्व की करें तो नए साल के लिए इसके सभी गेस्ट हाउस एडवांस में बुक हो चुके हैं। कालागढ़ टाइगर रिजर्व के एसडीओ हरीश नेगी ने बताया कि पर्यटकों को घुमाने के लिए उनके डिवीजन में 12 जिप्सियां हैं जो हर वक्त कालागढ़ टाइगर रिजर्व के स्वागती केंद्र में खड़ी रहती हैं। हमारे यहाँ इस समय जो है कालागढ़ टाइगर रिजर्व में 12 जिप्सियां रजिस्टर्ड हैं। तो इस समय तो पीक पर सीजन चल रहा है और लगभग गाड़ियां भी फुल चल रही हैं और अगले हफ्ते तक की हमारी यहाँ बुकिंग पूरी। तो गेस्ट हाउसेस के लिए क्या कुछ? गेस्ट हाउसेस भी हमारी पूरी, हम लोग जैसे शुरू में ही तैयारियां करके रखते हैं। उधर ऋषिकेश में चंद्रभागा पुल के पास गाजियाबाद के पर्यटक से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूट किए गए तमाम जरूरी दस्तावेज और 13,000 रुपए की नकदी बरामद की है। यह रकम आरोपियों ने पर्यटक के मोबाइल को बेचकर एकत्रित की थी। हालांकि आरोपियों ने मोबाइल को 18,000 रुपए में बेचा था। 5,000 रुपए आरोपी अपने नशे के शौक को पूरा करने के लिए खर्च कर चुके हैं। तीनों आरोपी ऋषिकेश में चंद्रेश्वर नगर के रहने वाले हैं, जिनका नाम अनुराग राजपूत, अमन गौड़ और आर्यन सरदार है। तीनों आरोपी पहले भी मारपीट करने के आरोप में जेल जा चुके हैं। ये चंद्रेश्वर नगर के रहने वाले हैं। इसमें ये मोटरसाइकिल एक यहीं के वादी हैं। उन्होंने सूचना दी थी कि मैं अपनी स्कूटी पे चंद्रेश्वर नगर के पास में, ये चंद्रभागा के पास में अपनी स्कूटी में था। तभी 3 लोगों ने मेरे मोबाइल फोन भी छीन लिया था और मेरा पर्स भी छीन के लूट के ले गए थे। इस पर अभियोग पंजीकृत हुआ था। मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में नित्यानंद स्वामी जन सेवा समिति ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्वच्छ राजनीतिक सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि स्वामी जी की 94वीं तिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को सम्मानित करने के साथ ही संगीत, शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा और सांस्कृतिक संपदा से जुड़े 5 लोगों के साथ अन्य 2 लोगों को उत्तराखंड गौरव से सम्मानित किया गया। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे नित्यानंद स्वामी को नमन करते हुए
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सेवा प्रदान करने की उनकी संकल्पबद्धता अभूतपूर्व थी। उनका जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणापुंज के समान है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, सांसद रेखा वर्मा, नरेश बंसल, उत्तर प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर अमर रिजवी और तमाम बड़े नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।